तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 141 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अंगवा हाजिन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि कार्ट में वो दोनों बंदी जो है वो दोनों होश में आ गए हैं। तो हमारा हाजिन कहता है चलो चल के उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो एपिसोड 141 के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो रेड के नाम से ये सीरीज, जिसकी पहली एपिसोड जो है 5:15 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अपलोड होगी। तो आप सभी लोग उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो था वो कार्ट में जाता और कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पर 3 दिन के बाद ही होश में आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम लोग यहाँ पर ज्यादा दिन के लिए बेहोश रहने वाले। और इसी के साथ ही लेडी ज्योति उसे कहती है कि मेरे करीब मत आना, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। जबकि गार्ड भी उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है, अपनी गंदी नजरें उसके ऊपर से हटाओ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है मुझे पता है कि ये कौन है, ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की मिस्ट्रेस है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक वैश्या कंकुबाइन है। गार्ड उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है, क्योंकि असल में यहाँ पर यही बात है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है ये तो उसकी मेन वाइफ भी नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर इससे ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत भी क्या है। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे छोड़ो, मुझे अभी यहाँ पर से जाने दो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी हालत क्या है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम सभी कमीने घटिया लोग और तुम सभी लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जब तक हम लोग यहाँ पर अपने सफर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तक अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला और तुम यहाँ पर दोबारा चीखी या चिल्लाई, तो उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर से मांस उतारना स्टार्ट करूंगा जब तक कि तुम्हारी हड्डियां ना निकल आए। इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहीं पर बैठी रहो। जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है, इसी के साथ ही मिस जी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वो बेचारी बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद गार्ड उसे कहता है कमीने कहीं के ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद तुम्हें मार डालेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को मार डालेंगे। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं माउंट हुआ के सेक्टर लीडर से मिलने के लिए जा रहा हूँ और तुम दोनों को उसके हवाले करूंगा। तो वो कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम हमें यहाँ पर माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को क्यों देना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को इस वक्त राइट के सिमली अलायंस के लीडर से बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि तुम लोग राइट के सिमली अलायंस के लीडर के साथी हो, यानी कि उसके साथ मिले हुए हो। तो अगर यहाँ पर तुम दोनों उसके हत्थे चढ़ जाते हो तो फिर उसके पास यहाँ पर पावर पॉइंट आ जाएगा, जरा सोच कर देखो। तो इसी के साथ गार्ड उसे कहता है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर एक जंग छेड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया, हम दोनों को उसके हवाले कर दिया, तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग जो है वो माउंट हुआ के साथ साथ राइट के हिमालय अलायंस दोनों के खिलाफ यहाँ पर जंग छेड़ देंगे, और यहाँ पर इतनी जंग छिड़ेगी जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसा एक बच्चा यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ भी नहीं सकता। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इससे कोई फायदा हासिल कर सकते हो, क्योंकि अगर दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे, दोनों की फाइट से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्शन को फायदा हो सकता है। और इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डीमन कल्ट से हो, कल्टिस्ट कहीं के, कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर डीमन सेक्टर से हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हाँ मैं डीमन कल्ट से ही हूँ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम और कुछ नहीं कहोगे, मैं यहाँ पर जिसलिए भी कर रहा हूँ वो सारे का सारा मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन इसी के साथ गार्ड उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब ये जंग छिड़ेगी तो उसके बाद तुम्हें भी यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हमारा हाजिन जो होता है वो दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उनकी टीम का दिखाया जाता है। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक आर्मी की स्क्वाड जो होती है वो उनका पीछा कर रही होती है, और वो लोग जो होते हैं उनके पीछे पीछे काफी दूर तक पहुंच आए होते हैं। और एक बंदा जो होता है वहां पर मैसेज लेकर आता है और अपने स्क्वाड लीडर से कहता है सर हमें यहाँ पर टायरों के निशान मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर इस वक्त रिवर के पास पहुंच चुके हैं। लगता है कि वो लोग यहाँ पर से कम 2 दिन की दूरी पाना, अगर हम लोग यहाँ पर फास्ट जाएं तो हम लोग 1.5 दिन में उन तक पहुंच सकते हैं। तो कैप्टन उनसे कहता है तो फिर जल्दी से जल्दी हमें उनके पीछे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग रिवर का रास्ता लेंगे, वहां पर माउंटेन बैंडिट्स जो है, सॉरी रिवर बैंडिट्स जो है वो उनकी मदद करेंगे उस रिवर को पार करने में, तो हमें यहाँ पर उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो कहता है कि उनको एक मैसेज भिजवाओ, उनको बोलो कि जो भी यहाँ पर 4 लोग हों, यानी 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, उनको यहाँ पर बंदी बनाकर रखें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग उन्हें इनाम देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की रैत का सामना करना पड़ेगा। अगर वो लोग यहाँ पर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो उसके बाद पूरे के पूरे रिवर बैंडिट्स को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ वो एक मैसेज लिखकर वहां पर उनको भेज देते हैं। तो वो मैसेज होता है सीधा वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ आने वाला है, जहां पर सभी रिवर बैंडिट्स को मैसेज मिलेगा। और दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि याची जो होता है उसी लीडर को वहां पर मुनाकर वापस ले आता है, जिसको हमारे हाजी ने पिछले एपिसोड में पीट दिया था। तो वो उस कैप्टन को वहां पर लेकर आता है और कहता है कि यहाँ पर हमने इस बारे में बात कर ली है और जो कैप्टन आपको रिवर पार करवा देगा। तो वो कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, यहाँ पर इस पानी के देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम्हें यहाँ पर रिवर पार करवाऊंगा, सेफली तुम्हें यहाँ पर से दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम दोनों ने आपस में सेटल कर लिया, चलो फिर ठीक है यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो जैंगजी रिवर में उस शिप के ऊपर चढ़ जाता है और वो लोग जैंगजी रिवर में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हाजिन जो होता है सोच रहा होता है कि अगर मैं देखूं तो पास में जब भी यहाँ पर यांगजी रिवर की तरफ आया था तब जहाँ पर पास में रिवर बहुत ज्यादा शांत हुआ करता था। अब तो यहाँ पर रिवर काफी ज्यादा तेज हो चुका है और साथ ही मुझे लगता है कि इसमें पानी का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मिस रेन उसके पास आती है और उसे कहती है कि लगता है कि कुछ ज्यादा स्मूथली ये ट्रिप चल रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ट्रिप कुछ ज्यादा स्मूथली चल रही है, जहाँ पर अभी तक फिलहाल के लिए कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो वो कहती है कि कुछ बुरा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो भी नहीं सकता। तो रेन उसे कहती है कि क्या हम लोगों को इसी तरह उसी कार्ट में छोड़ने वाले हैं? 5 दिन से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम उन्हें जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं खिला सकते, वो यहाँ पर कुछ भी खाने को तैयार नहीं है। तो रीन उसे कहती है कि ये क्या तुम जहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर रखे हो साथ में कुछ खाने को क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा हाजिन कहता है कि हर एक बंदी तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब तुम्हें 20 पैलेस के लोगों ने पकड़ा था मुझे लगता है कि तुम वहां पर भी खा खा कर मोटी हो रही थी और अब जब कहे हाँ तुम हमारे पास यहाँ पर बंदी हो तब तुम हमारे पास डिमन कल्ट में भी खा खा कर मोटी हो रही हो। तो ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इसी के साथ ही उस ईगल को दिखाता है कि जिसके पास मैसेज होता है वो उठता हुआ सीधा वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ आता है। तो सभी लोग कहते हैं लगता है एक मैसेज आया है और वो सीधा आकर कैप्टन के बाजू के ऊपर बैठ जाता है। तो कैप्टन उस मैसेज को खोलता है और उसको पढ़ता है। जैसे वो उस मैसेज को पढ़ता है इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपनी तलवारें लेकर वहां पर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं सभी लोग जहाँ पर रेडी हो जा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा हूँ। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर कसम खाई थी मैं उसको भी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर भगोड़े हो। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग तुम्हारे पीछे हैं और हमें यहाँ पर मैसेज मिला है कि तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखना है जब तक वो लोग यहाँ पर पहुंच नहीं आते। तुम्हारा हाजिन कहता है मैं भी सोच रहा था कि ये ट्रिप कुछ ज्यादा स्मूथली चल रही है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोग 4 लोग हो, 2 लड़कियां 2 लड़के और साथ में तुम्हारे पास एक लग्जरियस कैरेज है जहाँ पर हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली है। तो रिन उसे कहते हैं लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 4 लोग नहीं है, हमारे पास तो यहाँ पर 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं, कैरेज के अंदर भी 2 लोग हैं। तो ये बात सुनते ही अगवा से कहते हैं ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर से बंदियों के बारे में बता दिया, अब तो हमारी वाट लगने वाली है। और हमारा हाजिन कहता है हाँ तुमने तो अच्छा फंसाया है। और इसी के साथ ही वो सभी बैंडेट्स जो होते हैं कहते हैं इसका मतलब यह कि ये बात वाकई में सच है कि तुमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की बीवी को किडनैप किया और साथ उनके पर्सनल गार्ड को भी किडनैप कर लिया है। ये तुमने क्या कर दिया और ऊपर से तुम हमारी बोट के ऊपर आ गए हो। इसका मतलब यह है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दूसरी तरफ छोड़ने के लिए जाने वाले हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन तुमने अपने इस पानी के देवता की कसम खाई थी। तो वो कहता है कि कसम का क्या फायदा जब यहाँ पर हमारी जान ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट तो होनी ही होनी थी, लेकिन अगर यहाँ पर अब हम लोग पानी के बीचों बीच है तो हमें यहाँ पर जबरदस्ती इनसे अपनी बात मनवानी पड़ेगी। और इसी के साथ ही रिवर बैंडेड बॉस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। चलो जमीन के ऊपर तुम यहाँ पर हमें हरा सकते हो, लेकिन पानी के अंदर या बोर्ड के ऊपर अगर फाइटिंग की बात हो तो हम रिवर बैंडेड से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि रिवर बैंडेड्स या फिर वाटर बैंडेड्स जो होते हैं वो अपने अपने इलाके में सबसे बेस्ट फाइटिंग कर सकते हैं, जबकि जो लोग जमीन पर रहते हैं वो सिर्फ जमीन पर ही सही फाइटिंग कर सकते हैं। कैप्टन उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर हमारे सामने कितनी बार क्यों ना अपनी नाक रगड़ लो, हम तभी यहाँ पर तुम्हें पार लेकर नहीं जाएंगे। तुम्हारा हाजिन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। और सभी लोग यहाँ पर फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि हमारा हाजिन वहाँ पर एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, अगर हम सभी लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इस लड़के और बाकी के सभी लोगों को बड़ी आसानी से सबड्यू कर सकते हैं। लेकिन हमारा हाजिन अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस एनर्जी को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ एक पंच मारता है। जब वो सामने की तरफ पंच मारता है तो उसका पंच जो होता है उनकी पूरी की पूरी कैनन को उड़ा देता है, जो कि उनकी शिप के ऊपर लगी होती है। ये देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हाजिन जो है अब वो यहाँ पर एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और एनर्जी को थ्रो भी कर सकता है। तो वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है अगर तुम सभी लोग जिंदा रहना चाहते हो तो चलो जल्दी से शिप को आगे की तरफ लेकर चलो, हमें रिवर के पार जाना है। और जहां पर हमारी एपिसोड 141 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 142 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो फैसिलिटी मास्टर के पास बैठे होते हैं और फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने वो वाली कैरेज जो है वो यंग मास्टर को दे दी जिसे तुमने यहाँ पर हमारे कल्ट लीडर के लिए स्पेशली बनाया था, और इस बार का जो हमारा जो फेस्टिवल होने वाला था उसमें तुम कल्ट लीडर को देने वाली थी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आंख से तो कुछ भी नहीं बचता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे कल्ट लीडर वैसे भी उसे देखकर इतने ज्यादा सरप्राइज नहीं होने वाले थे। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी अमेज नहीं करती, लेकिन मैंने तोहफे के तौर पर उसे यहाँ पर मंगवाकर बनवाया था। तो इसी के साथ ही हमारे जनरल स्ट्रेटजी उसे कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यंग मास्टर को देखकर तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया, यंग मास्टर के लिए वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो फैसिलिटी मास्टर कहती है मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यंग मास्टर ये सब कुछ कर लेंगे? तुम्हें नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है? तो वो उसे कहता है कि हाँ ये खतरनाक तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर म्यूरियम के हालात जो है काफी ज्यादा खराब है। फिर हमारे यंग लीडर वहां पर माउंट हुआ के लीडर को सबड्यू कर लेते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पर राइटियस अलायंस और साथ में स्टील ब्लड फोर्ट्रेस
उसको हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने उस बंदे के बारे में सुना है कि माउंट हुआ का जो लीडर है वो बहुत ज्यादा प्राइडफुल एरोगेंट है और जहां तक कि वो राइटियस लाइंस के लीडर की बात भी नहीं मानता। तो फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि माउंट हुआ के पुराने लीडर ने बहुत बड़ी गलती की है इस तरह के इंसान को अपने पीछे लीडर बनाकर जो किसी की सुनता ही नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजी से कहते हैं ये बात तो ठीक है कि वो किसी की सुनता नहीं है, लेकिन इसी बेस के ऊपर उसने माउंट हुआ को इतना ज्यादा बेहतर बनाया है। ये कहा जाता है कि जहां पर म्यूरियम अलायंस में अपने साथियों को मारना वर्जित है, यानी कि एक बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है, लेकिन माउंट हुआ का जो करंट लीडर है उसने पुराने लीडर को मार डाला था और इसी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आया था। इसका मतलब यह है कि उसके पास दिमाग तो है, कम से कम अपने दिमाग को यूज कर सकता है या फिर अपनी शातिर चालों को यूज करके अपने आप को उसने इस लेवल तक पहुंचा लिया कि वो यहाँ पर माउंट हुआ का नया सेक्टर लीडर बन चुका है। लेकिन उसको यहाँ पर बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान है। के बारे में ये कहा जाता है कि वो आसपास के लोगों को बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि वो लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही अच्छे से जानता है। इसी वजह से वो यहाँ पर सबसे बेहतर चॉइस है। अगर वो रिबेलियन कर रहा है तो राइटियस हिमालय अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस दोनों को एक बहुत बड़ा धचका पहुंच सकता है। अगर कल्ट लीडर यानी यंग मास्टर वहां पर उसको किसी तरह से अपने इस्तेमाल में ले आते हैं तो थोड़ी देर वहां पर बातें करने के बाद उनके पास एक मैसेज आता है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट इस मैसेज को ओपन करते हैं और उसको पढ़ते हैं जो हमारे यंग मास्टर की तरफ से होता है। तो हाजिन ने वहां पर उसके अंदर लिखा होता है कि हम लोग इस वक्त यांगजी रिवर को पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं जहां पर माउंट हुआ के लीडर से मिलने वाले हैं, क्योंकि रास्ते में हमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन और साथ में उसके बॉडीगार्ड दोनों को किडनैप कर लिया है। तो ये पढ़ते ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि यंग मास्टर तुम हमेशा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करते हो और कभी भी यहाँ पर मुझे बोर नहीं होने देते। तो फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं क्या हो गया, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर हमारे यंग मास्टर ने एक नया कारनामा कर दिया है। उसने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन और साथ में उसके बॉडीगार्ड दोनों को किडनैप कर लिया और माउंट हुआ के मास्टर के साथ डीलिंग करने के लिए इस वक्त यांगजी रिवर में और वहां पर यांगजी रिवर को पार करके जाने वाला है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जहां पर हमें शिप के ऊपर का दिखाया जाता है, लास्ट सीन के ऊपर जहां पर हमारे हाजिन ने पंच मारा था और उनके गन को उड़ा दिया था और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि चलो अब जल्दी से ये एक ऑर्डर है, शिप को आगे की तरफ सेल करना स्टार्ट करो। तो जहां पर जो शिप का कैप्टन होता है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कि ये क्या, इसने जिस तरह से पावर को रिलीज किया है ये तो यहाँ पर एक फुल पावर का मास्टर लगता है, यानी कि एक्सट्रीम राम का मास्टर लग रहा है। लगता है कि इसने अपनी पावर लेवल्स को छुपा कर रखा हुआ है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुम यहाँ पर हमें मार डालो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर उनका साथ नहीं देंगे तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग वैसे भी हमें मार डालेंगे। इसी वजह से हमारे सामने जहाँ पर दोनों तरफ मौत ही है और वैसे भी यांगजी रिवर को तुम हमारे बिना तो बिल्कुल पार नहीं कर पाओगे। अगर तुम यहाँ पर हमें मार डालते और शिप को लेकर अकेले यहाँ से जाने के बारे में सोचते हो तो तुम कभी भी यहाँ पर यांगजी रिवर को पार नहीं कर पाओगे। हमें यहाँ पर इसके कोने कोने से वाकिफ है, हम पता है कि कहाँ पर पानी का बहाव तेज होता है, कहाँ पर स्लो होता है, तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, तुम्हें मारने के अलावा भी कोऑपरेशन का एक और तरीका है। तो वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, और इसी के साथ ही वहां पर बिजलियां गिरना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर अपने ओरा को रिलीज करता है। तो हाजिन कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर चूज करो कि तुम क्या फैसला करोगे, और इसी के साथ ही कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि अटैक करो, लेकिन कोई भी अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ता क्योंकि हाजिन का ओरा इतना डेंस होता है कि वो सभी लोग जो होते हैं उनको चक्कर आ रहे होते हैं और वहीं पर गिरना शुरू हो जाते हैं। उनमें से कोई भी वहां पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें से कोई भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, आखिर इस लड़के के पास जो पावर निकल रही है, ये रेड कलर की मिस्ट इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो अपना हाथ आगे करता है और इसी के साथ ही कैप्टन को अपनी तरफ खींचकर उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर फिर तुम्हें मरना होगा अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ नहीं दोगे। तो चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपना आखिरी फैसला करो कि तुम क्या करोगे। और इसी के साथ जब उसका गला दबा रहा होता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुम हमें यहाँ पर इस रिवर को पार करवाओगे या नहीं। तो इसी के साथ ही कैप्टन वहां पर जब मरने वाला होता है वो उसे कहता है ठीक है हम तुम्हें पार करवा देंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वहां पर डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल, मैंने अपनी एनर्जी के साथ सभी को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सबड्यू कर दिया है, सभी की बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी जा चुकी है, इसी वजह से ये कुछ घंटों तक यहाँ पर इसी हालत में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इनके ऊपर नजर रखो, कोई भी यहाँ पर कुछ कर ना पाए। तो डोंगपिल कहता है कि यहाँ पर आप कहाँ पर जा रहे हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ कीड़ों मकोड़ों को सफाया करना है जो हमारा पीछा कर रहे हैं, जो बाद में हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो डोंगपिल कहता है कि आप यहाँ पर मकपुंग स्क्वाड को खत्म करने के लिए जा रहे हैं जो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक बहुत ही खास स्क्वाड और हमारे पीछे आ रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ मैं उनके पीछे ही जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जहाँ पर माउंट हुआ के लीडर का दिखाया जाता है कि उन्हें भी एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन और गार्ड हमारे पास है, हमें तुम्हारे साथ डील करनी है, इसलिए हमसे मिलने के लिए रिवर के पार आ जाओ। तो ये बात सुनने के बाद उनका मंत्री उनके पास ही खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये कुछ चाल हो सकती है। तो वो उसे कहते हैं ये चाल कैसे हो सकती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा रिलायबल लगती है, इसके ऊपर हाउस सेक्टर के लोगों की स्टैंप लगी हुई है, इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा रिलायबल है। अगर सेक्टर के अलावा यहाँ पर हाउस सेक्टर के लोगों की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है लेकिन फिर भी ये एक ट्रैप हो सकता है। तो
माउंट हुआ के सेक्टर लीडर उसे कहते हैं हाँ ये ट्रैप तो हो सकता है, लेकिन अगर जब बात वाकई में सच हुई, अगर स्टील प्लांट फोर्ट्रेस के मास्टर की वो कंकुबाइन जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अगर वो वहां पर हुई तो फिर हम लोग यहाँ पर स्टील प्लांट फोर्ट्रेस को नीचे झुका सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर हमें डरने की क्या जरूरत है, हमने यहाँ पर सारे का सारा ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया हुआ है। अपने लोगों को वहां पर पहले भिजवा दो, हम लोग यहाँ पर एम्बुश करेंगे। अगर वो बंदा हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा तो हम लोग यहाँ पर उसे मार डालेंगे और उसके पास से दोनों बंदियों को खुद ले लेंगे। तो वो लोग यहाँ पर अपनी चाल के ऊपर होते हैं कि वहां पर जाकर हमारे हाजिन को मार डालेंगे और साथ ही उनके पास से वो दोनों बंदी ले लेंगे। लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि वो इसी किडनैप करने के बारे में सोच रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मॉकपुंग स्क्वाड का दिखाया जाता है कि वो लोग भी यांगजी रिवर के थर्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो 3 शिप्स लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहता है क्या ये बात वाकई में कंफर्म है? तो उनका जो कैप्टन होता है वो कहता है हाँ सर ये बात कंफर्म है, मैंने अपने रजिस्टर के अंदर चेक किया है, क्योंकि हम लोग जो है जहां पर रजिस्टर्स को यूज करते हैं किसी भी लोग की किसी भी नए पैसेंजर की एंट्री करने के लिए। जब भी यहाँ पर हम लोग किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, रिवर को पार करवाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उनकी एंट्री करते हैं। और एंट्री में यहाँ पर एक बड़ी सी लैविश कैरेज जिसके अंदर 2 लोग हैं और साथ ही यहाँ पर 2 औरतें और 2 मर्द हैं, वो सभी लोग वहां पर उस कैरेज के साथ हैं, वो पैसेंजर्स की लिस्ट में शामिल हैं। मॉकपुंग स्क्वाड का लीडर से कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि हम लोग जिनको ढूंढ रहे थे वो तुम्हारी रजिस्टर के मुताबिक वही लोग हैं। और इसी के साथ ही वो से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो वो कहते हैं कि हम लोग इसी स्पीड से जाएंगे तो बहुत ही जल्दी उनके करीब पहुंच जाएंगे। फिर साथ ही कैप्टन से कहता है कि तुम्हारे लोगों का क्या क्या ये ठीक है? तो वो सभी लोग सो रहे होते हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि हाँ वो सभी लोग इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिना रेस्ट किए भागते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। 2 दिन का सफर हम लोगों ने 1 दिन में तय किया, इसी वजह से इन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। 1 दिन में ये होश में आ जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर साथ ही उन्हें सामने से रेड लाइट दिखाई देती है। तो जो मॉकपुंग स्क्वाड का लीडर होता है वो सामने से आती हुई लाइट को देखता है और कहता है कि ये रेड लाइट क्या है। और इस बात से वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो लाइट बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और इसी के साथ उनकी शिप के साथ हिट होती है। पूरी शिप जो होती है वो 2 हिस्सों में कट जाती है। लीडर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है ये अटैक कहां से आया होगा, इतना पावरफुल अटैक किसने किया होगा? और साथ ही वहां पर रिवर जो होता है उनके नीचे का जो रिवर का हिस्सा होता है वो सारे के सारा फ्रीज हो जाता है। तो इस बात से और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर यांगजी रिवर फ्रीज कैसे हो गया? तुम्हारा हाजिन आता और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। तो लीडर उसे कहता है कि अब तुम कौन हो? तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर वैसे भी मरने वाले हो तो मेरे बारे में जानकर क्या ही करोगे? अगर तुम यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो तुम यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए ग्रिम रीपर हूं जो तुम सभी लोगों को यहाँ पर मारने के लिए आया हूं। और इसी के साथ हमारा हाजिन ऊपर जंप करता है और अपनी तलवार उठा लेता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 142 का एंड हो जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 143 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस थोड़ा सा लाइट का इशू बना हुआ है जिसकी वजह से आज सिर्फ और सिर्फ लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एक एपिसोड आएगी और बाकी कोई एपिसोड नहीं आ पाएगी और कल से यहाँ पर नई सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी तलवार लेकर उन तीनों कश्तियों की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर मॉकपुंग स्क्वाड के लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे अपना ग्रिम रीपर समझ सकते हो, मैं तुम सभी को मारने के लिए आया हूँ। और जैसे वो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ स्लैश लगाता है तो स्क्वाड का जो कैप्टन होता है वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसकी स्लैश को काउंटर करने की कोशिश करता है और दोनों की स्लैशेज जब वहां पर आपस में टकराती है तो हमारे हाजिन की पावर लेवल ज्यादा होने की वजह से उसकी स्लैश वहीं पर से कट जाती है और उनकी शिप के ऊपर वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वो सभी लोग वहां पर अपने आप को बचाते हैं और कहते हैं जहां पर हो क्या रहा है, इसने बड़ी आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया, उसको काट कैसे दिया। तो हमारा हाजिन वहां पर उनकी शिप की डॉक के ऊपर लैंडिंग करता है। फिर साथ ही वो कहता है कि जहां पर मॉकपुंग स्क्वाड के 300 लोग हैं और उसके जहां पर टोटल 300 लोग जो है वो जहाजी हैं यानी कि इस नदी के बैंडेड्स हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 3 शिप्स के ऊपर टोटल 600 लोग हैं और जहां पर 2 एक्स्ट्रा शिप्स हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है और स्क्वाड लीडर भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था कि इस लड़के ने जहां पर हम सभी के नंबर्स वो काउंट कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये दूर से हम सभी को सेंस कर सकता है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर ऊपर खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही स्क्वाड लीडर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी भी अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज किया, कहीं तुम डिमोन कल्ट से तो नहीं हो? तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज किया लेकिन उसमें डिमोनिक एनर्जी को मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन तुमने फिर भी उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर लिया, तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं ये बात सुनने के बाद बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या क्या ये वाकई में डिमोनिक सेक्टर से है? अगर ये डिमोनिक सेक्टर से है तो फिर यहाँ पर इसके सींग क्यों नहीं? हमने तो सुना था कि इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और साथ इनके सर के ऊपर सींग होते हैं। सभी के सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो डीमंस होते हैं। अगर ये एक डीमन है तो फिर ये डिमोनिक फॉर्म में आ जाएगा और हम सभी को खा जाएगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा कमीने और घटिया, हमें इसे यहाँ पर इसी वक्त मारना होगा। तो हमारा हाजिन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि लगता है कि तुम सभी लोगों के दिमाग खराब कर दिए गए हैं, तुम सभी लोगों के दिमाग में ये सारी बातें कौन डालता रहता है? इसी के साथ ही दिखाता है कि जहाजी नाव का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि तुम डिमोनिक कल्ट के
लीडर, इसका मतलब यह है कि तुमने हमारी यंग लेडी को किडनैप किया है, तुम्हारे जैसे कमीनों को तो यहाँ पर देखते ही मार देना चाहिए। और तुम लोग 30 साल के बाद यहाँ पर अपने घड़े के अंदर से बाहर निकल रहे हो, तुम सभी लोग अपनी बिल के अंदर छुपे हुए थे और अब यहाँ पर तुम फाइनली बाहर निकले हो। तुम्हारा हमारा हाजिन जो होता है उसकी बात भी कंप्लीट नहीं होने देता कि उसके ऊपर अटैक करके उसका बाजू काट देता है और वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक बेकार कैप्टन की बात क्यों सुनूंगा, और अगर यहाँ पर किसी और ने हमारे डिमोनिक कल्ट के बारे में बात की तो उसको भी यहीं पर मार डालूंगा। स्क्वाड लीडर जो होता है अपने लोगों से कहता है कि मुकपुंग स्वाट, जल्दी सभी लोग रेडी हो जाओ, हम लोग फुल स्केल अटैक करेंगे। और सभी लोग वहां पर उसके ऊपर तलवारें लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ सभी के ऊपर स्लैशेस गाकर कट लगाकर वहां पर से आगे गुजर जाता है। मुकपुंग स्वाट का लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, आखिर इस लड़के की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि ये इतनी तेजी के साथ सभी के ऊपर अटैक करके आगे गुजरता जा रहा है। और साइड के ऊपर से हमारे हाजिन के ऊपर एक दो सोल्जर जो होते हैं वो कंबाइन अटैक करते हैं, दो स्ट्राइक्स उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि ये स्क्वाड वाकई में प्रोफेशनल स्क्वाड है। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग अपनी एलीट स्क्वाड के लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। ये लोग यहाँ पर क्लोज टैग के ऊपर फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो बहुत ज्यादा एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये आसपास अपनी स्ट्राइक को फैलाएंगे तो टैग के ऊपर जगह कम है और उनके अपने लोग यहाँ पर जख्मी हो सकते हैं, लेकिन इनके अटैक सीधे मेरे निशाने के ऊपर ही आते हैं। तो वहां पर धमाका आता है, धमाका हटने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है, उसने एक ही हाथ के साथ उनके अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है। और इस बात से स्क्वाड लीडर और भी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो कैप्टन जिसका बाजू कटा था फिर से यहाँ पर कहता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सॉसरी को यूज करने की। हमने सुना था कि डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर कुछ डेविल मैजिक को यूज करते हैं, ये सभी लोग अपने डीमन लॉर्ड को यहाँ पर उसकी पूजा करते हैं और उसके डिमोनिक पावर्स को यूज करते हैं। जब वो फिर से वहां पर बकवास कर रहा था, इस बार हमारा हाजिन तलवार चलाकर उसकी गर्दनी काट देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से बकवास कर रहे हो, वो भी हमारे डीमन कल्ट के बारे में। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, तो अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ मारूंगा नहीं बल्कि तुम सभी को टॉर्चर करके मारूंगा। उसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डोंगपिल जो होता है वो पीछे की तरफ देखकर एनर्जी को महसूस कर रहा था और हमारी यंगवास के पास आती है और कहते हैं क्या यंग मास्टर ठीक रहेंगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ यंग मास्टर बिल्कुल ठीक रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो बड़ी आसानी से फाइट को जीत कर वापिस आ जाएंगे। और इसी के साथ ही डोंगपिल को पीछे से कुछ महसूस होता है, तो वो इनकी जो शिप का कैप्टन होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो डोंगपिल जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना है मत, वरना तुम और तुम्हारे लोग बेकार में यहाँ पर मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप वहां पर ग्राउंड के पर पड़े रहो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि हमारे यंग मास्टर ने इसकी बॉडी में डिमोनिक एनर्जी डाली थी और इसने डिमोनिक एनर्जी को इतनी आसानी से कैसे निकाल दिया। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे बस बताओ कि तुम लोग हो कौन। तो डोंगपिल कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम तुम्हें अपनी आइडेंटिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, फिर तुम यहाँ पर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है नहीं सच्ची मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग डिमोनिक कल्ट से हो, क्या तुम वाकई में डिमोनिक कल्ट से हो। तुम्हारा डोंगपिल आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। और इसी के साथ ही कैप्टन वहां पर सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 30 साल से डिमोनिक कल्ट से कोई भी यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस लाइंस यहाँ पे राइटियस सेक्टर्स की तरफ नहीं आया और 30 साल के बाद अब यहाँ पर डिमोनिक कल्ट ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और 30 साल के बाद अब जब उन्होंने अपने दरवाजे खोले तो उन्होंने एक डीमन को यहाँ पर भेज दिया। आखिर उन लोगों का मकसद क्या है, क्या डिमोनिक कल्ट के लोग सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो जंप करते हुए दूसरी शिप के ऊपर चला जाता है, वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक्स करना स्टार्ट करता है और वहां पर भी धमाका होता है। कुछ लोग जो होते हैं वहां पर से नीचे गिर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और कुछ जो होते हैं वहां पर खड़े वेट कर रहे होते हैं कि हम लोग कैसे अटैक करें, क्योंकि उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो 3 शिप में बटे हुए हैं। तो दूसरी स्क्वाड लीडर जो होता है दूसरी शिप के ऊपर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ये एक एक्सट्रीम डीमन राम का मास्टर है, क्योंकि ये डिमोनिक सेक्टर से और हम लोगों ने पिछले 30 साल से डिमोनिक कल्टिवेशंस को देखा भी नहीं है कि उनकी कल्टिवेशन लेवल्स कहां तक पहुंच चुकी हैं। और उनकी एक शिप जो होती है वहां पर डूब चुकी होती है, एक शिप के ऊपर जितने लोग होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। तो वो कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग पूरी तरह से नाइलेट हो जाएंगे और बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। उसी के साथ ही वो जहाज के वाइस कैप्टन से कहता है कि वाइस कैप्टन मैं चाहता हूं कि जल्दी से तुम कैनन्स को लोड करो। तो वो कहता है लेकिन सारा अगर हम कैनन्स को शूट करेंगे तो हमारे अपने लोगों को कैनन्स लग सकती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैनन्स को लॉन्ग रेंज में शूट करने वाले हैं। तो कैप्टन उसे कहता है नहीं अपने लोगों को शूट नहीं होगी, मैं उसे अपने पीछे लेकर वहां पर उस शिप के ऊपर आ जाऊंगा जो पहले से टूट चुकी है, जो पहले से डूब चुकी है। जैसे मैं उसे वहां पर लेकर आऊंगा तुम्हें इस वक्त अटैक करना होगा। और इसी के साथ दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि वो अभी भी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जब वो उनके ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है कि अभी तकरीबन 50 रह गए हैं, इनको मारने के बाद मैं तीसरी शिप को डिस्ट्रॉय करूंगा। और इसी के साथ जैसे वो आगे बढ़ने लगता है साइड के ऊपर से स्क्वाड लीडर निकल आता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो हाजिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में स्क्वाड लीडर होने के लायक है, क्योंकि इसके स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो
हाजिन के ऊपर बार बार अटैक करता है। उसका मिशन होता है कि हाजिन को उस टूटी हुई शिप के ऊपर लेकर जाना। जब वो बार बार अटैक करता है तो हमारा हाजिन जो होता है वो शिप के ऊपर से हट जाता है। जंप करते हुए दोनों जो होते हैं उस शिप के ऊपर चले जाते हैं जो पहले से डूब चुकी थी। तो इसी के साथ ही स्क्वाड लीडर और कैप्टन से कहता है कि वाइस कैप्टन अभी कैनन को फायर करो। इसी के साथ ही वो कैनन को लोड करने के बाद उसके ऊपर फायर कर देते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है ये तो एक जाल था। और इसी के साथ ही वहां पर से बहुत सारी कैनन फायर्स होती हैं। बहुत सारी कैनन फायर्स होती हैं वो सीधी आकर उसी शिप के ऊपर आकर गिरती हैं। तो स्क्वाड लीडर भी उसे अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहीं पर इस जगह के ऊपर मरना होगा। और साथ ही वो भी वहां पर अपनी तलवार के साथ बहुत सारी स्लैशेस लगाता है। एक तरफ से बहुत सारी कैनन्स वहां पर गिरे होते हैं और दूसरी तरफ से वो अपनी तलवार के साथ वहां पर स्लैशेस लगाता है। तो वहां पर से पानी हटने के बाद दिखाता है कि हमारा हाजिन सही सलामत वहां पर खड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मेरे अटैक और कैनन्स के अटैक के बावजूद इस लड़के की इस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मुकाबला किसी बहुत ही पावरफुल डीमन के साथ है? तो इसी के साथ ही उसे कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो हमारा हाजिन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या जानना चाहते हो? चलो मरने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूं। तो वो कहता है क्या तुम हीवनली डीमन हो? तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं, मैं अभी तक यहाँ पर हीवनली डीमन गार्ड नहीं बना। तो ये बात सुनते ही स्क्वाड लीडर कहता है नहीं बने, इसका मतलब यह है कि तुम फ्यूचर में हीवनली डीमन गार्ड बनने वाले हो। इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बताया जा सकता। और साथ ही वो अपने पंच को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। वो एनर्जी जो होती है स्क्वाड लीडर की बॉडी के आर पार हो जाती है। और इसी के साथ ही यहीं पर हमारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे किंग ऑफ यामा कह सकते हो, यानी कि मुझे हेल का किंग कह सकते हो जो तुम सभी को यहाँ पर मारने के लिए आया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 143 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कल से मैं यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। काफी अरसे के बाद यहाँ पर डंजन्स यानी सोलो लेवलिंग जैसी एक सीरीज कर रहा हूँ जिसमें डंजन्स होंगे और मिशंस को कंप्लीट करना होगा। सीरीज तो काफी ज्यादा फेमस है, आई होप किसी ने पहले एक्सप्लेन ना की हो तो फिर आप सभी लोगों को भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 144 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यंग मास्टर हाउ जैची जो होता है अपने ऑफिस में बैठा होता है कि उसके पास वहां पर इन्फॉर्मेशन आती है। उसे बताया जाता है कि हमारे जो सीक्रेट गेस्ट थे वो इस वक्त उस डिवाइन पैलेस में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो जीचेंग सिटी में पहुंच चुके हैं। उन्होंने रिवर को पार कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, क्या वहां पर कोई फोर्सेज क्लैश तो नहीं हुए? तो उसे कहता है कि हाँ वहां पर भी कुछ फोर्सेज थी। वहां पर आयरन स्वॉर्ड गोस्ट जो कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के साथ और साथ ही वहां पर 200 मेंबर से गोस्ट पैलेस डिवीजन के वो सारे के सारे मेंबर्स की वहां पर फाइट हुई जिनमें से काफी सारी जो कैजुअलिटीज हैं। तो वो से कहता है कि बताओ कैजुअलिटीज कितनी है? तो वो कहता है कि वहां पर तकरीबन 150 जो हैं यानी 150 है वो कंफर्म डेट और बाकी के सभी लोगों के बारे में फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि कंफर्म क्यों नहीं है, बाकी के सभी लोगों का क्या हुआ, वो कहां पर हैं? तो वो उसे बताता है कि सर उनमें से कुछ लोग जो थे वो जख्मी थे, 150 जो मर चुके हैं और उनमें से 50 ऐसे हैं जो कि एलीट आर्चर थे। उन्होंने हमारे गेस्ट का पीछा नहीं किया, उन्होंने वहीं पर से रास्ते में अपना रास्ता मोड़ लिया, यानी कि वहीं पर से दूसरी साउथ की तरफ निकल गए। तो वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की आर्मी के एलीट सोल्जर्स जो थे वो हमारे गेस्ट का पीछा करने की बजाय वहां पर से साउथ की तरफ मुड़ गए हों। इसी के साथ एक और लड़का भागता बाहर से अंदर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मेरे पास एक और नई इन्फॉर्मेशन आई है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी ने एक इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। वो इन्फॉर्मेशन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के एक सीक्रेट बेस के बारे में है कि उनके सीक्रेट बेस के ऊपर अटैक होने वाला है। इसी वजह से मैंने सुना है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की कुछ आर्मी की टुकड़ियां जो है इस वक्त अपने बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर जा रही हैं साउथ की तरफ। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर हाउ कहता है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया। इसी वजह से वो एलीट आर्चर्स जो 50 लोग जो थे वहां पर से साइड के ऊपर साउथ की तरफ चले गए। उन्होंने हमारे यंग मास्टर का पीछा नहीं किया। लेकिन आखिर ये कौन कर सकता है, इस इन्फॉर्मेशन को कौन लीक कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे हाउस सेक्टर और बैगर सेक्टर के अलावा हिमालय डिवाइन डिमन कल्ट के लोगों ने रिलीज की? और इसी के साथ यहाँ पर बताते हैं कि उन लोगों के लिए यंग मास्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग मास्टर फ्यूचर में उनके डिमन गार्ड बनने वाले हैं, तो उसको बचाने के लिए तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लीक करने को भी तैयार होंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खास और खतरनाक वेपन क्या होता है? स्पेशली जंग के दौरान सबसे खतरनाक वेपन इंफॉर्मेशन होता है। आप सोल्जर्स या फिर बंदूक गन्स वगैरह से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना इंफॉर्मेशन से फर्क पड़ता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जंग रुकवा सकती है और छोटी सी इंफॉर्मेशन जंग चला सकती है। हिमालय डिमन डिवाइन कल्ट वालों का इंटेलिजेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन होता है जनरल स्ट्रेटजिस्ट का दिखाया जाता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट ने ये सारी की सारी स्ट्रेटजी बनाई होती है कि उन्होंने यहाँ
पर ये इन्फॉर्मेशन वहां पर भिजवाई होती है। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो अपने रूम में बैठे वहां पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहा है, मुझे लगता है कोई ना कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर कान में खुजली हो रही है। फिर साथ ही उनका एक बंदा उनके पास आता है और उसे कहता है कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया, और अब यहाँ पर हमारे यंग मास्टर का ग्रुप जो है वो यीचेंग रिवर में डिवाइन पैलेस में पहुंच चुका है। वहां पर डिवाइन रिवर पैलेस में वो लोग स्टे कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि फिलहाल के लिए तुम्हारे यंग मास्टर की जो ट्रिप है काफी ज्यादा स्मूथली चल रही है। यहीं पर वो हाउ फैक्शन के यंग मास्टर गोंग जैची की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो लड़का वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल है, उसके यहाँ पर जो नेटवर्क है अपने नेटवर्क को संभालने और यहाँ पर अपने लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर घुमा रहा है। हमारे यंग मास्टर ने उसके साथ एक डील की थी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हमारे यंग मास्टर का साथ दे रहा है। इस वक्त राइटियस ह्यूमनली अलायंस के लोग भी अगर उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तब भी उन्हें कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे, तब तक हमारे यंग मास्टर जो है वो अपना मिशन पूरा करके वापस आ सकते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन यांगजी रिवर का दिखाया जाता है जहां पर लुटेरों की एक शिप जो होती है वो रिवर में आगे की तरफ भाड़ी होती है, लेकिन वहां पर फॉग बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे वो रास्ते में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें लाशें दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारे जो हाजिन था उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा था, यानी कम से कम 600 लोग जो थे उन शिप्स के ऊपर जिनको उसने मारा था मुकपंग स्क्वाड के। तो उन्हें वहां पर इतनी सारी डेड बॉडीज और साथ में टूटी हुई शिपरैक्स दिखाई देते हैं, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लगता है कि यांगजी रिवर का जो ड्रैगन किंग गार्ड है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसी वजह से उसने यहाँ पर इन सभी लोगों की जान ली है। और जहां पर से ये बात जो थी पूरे के पूरे इलाके में फैल जाती है कि ड्रैगन किंग गार्ड ने जहां पर 600 लोगों को मार डाला क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें क्या पता कि ये सब कुछ हमारे हाजिन ने किया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डिवाइन पैलेस का दिखाया जाता है जहां पर हमारा हाजिन जो होता है अपने लोगों के साथ स्टे कर रहा होता है। सुबह के वक्त हमारा हाजिन उठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो अंगवा वहां पर उठकर आती है और देखती है ये कि यंग मास्टर सुबह सुबह यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो दबे पांव वहां पर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हाजिन उसे कहता है कि जरूरत नहीं है, जहां पर आकर मेरे सामने बैठो। और वो उसके सामने जाकर बैठ जाती है और कहती है मैं तो बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, जरा मुझे चेक करने दो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और तुम्हारी हार्ट बीट का लेवल क्या है। और इसी के साथ ही उसकी पल्स को चेक करता है और उसे कहता है कि तुम जहां पर अपनी मार्शल बॉडी को यानी कि अपनी जो की एनर्जी है उसको काफी अच्छे से शार्पन कर रही हो, तो मैं जहां पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या तुम जहां पर मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहती हो। तो वो उसे कहती है क्या वाकई में मैं मार्शल आर्ट्स को सीख सकती हूँ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम मार्शल आर्ट्स को सीख सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दी थी और साथ में बताया था कि तुम अपनी बेसिक की को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर बनाना सीखो ताकि बाद में तुम्हें मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी दी जा सकें। अब बताओ कि क्या तुम जहाँ पर इसको सीखना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं सीखना तो चाहती हूँ लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाजिन कहता है कि अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा दिन मुझे सिखाना पड़ेगा, मैं बस यहाँ पर कुछ देर के लिए तुम्हें सिखाऊंगा, उसके बाद बाकी प्रैक्टिस तुम खुद ही करोगी। अब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक क्यों सीखना चाहती हो। तो वो उसे कहते हैं कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपके काम आ सकूं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर यह सीखने की जरूरत नहीं है। और इस बात से अंगवा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि लेकिन ऐसा क्यों यंग मास्टर, मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रही हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे यहाँ पर एक बात समझाता है और उसे कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान का अपना एक रोल होता है, जैसे कि माँ डोंगपिल है वो मेरा बॉडी गार्ड है, अगर वो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखता है और मुझे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें गार्ड करने के लिए मार्शल आर्ट्स को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये बात उसके ऊपर सूट करती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कहो कि तुम मुझे बचाने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहती हो तो फिर ये तुम्हारा रोल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी मेड हो, तुम्हें यहाँ पर जो काम करने हैं वो अपने काम करो, वो तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन मैं मार्शल आर्ट तुम्हें इसलिए सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, जरूरत पड़ने पर मुझे यहाँ पर तुम्हारी वजह से फिक्रमंद होने की जरूरत ना पड़े, मैं इसलिए तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ। वो उसे कहती है कि यंग मास्टर जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, ठीक है मैं आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी और आप यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट सिखा दें। तुम्हारा हाजिन उसे यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, जबकि हमारी रिन भी उठकर आती है और आकर डोंगपिल से कहती है अंगवा और यंग मास्टर दोनों यहाँ पर क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डोंगपिल उसे बताता है कि वो लोग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यंग मास्टर अंगवा को एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा रहे हैं, तो वो उसे कहते हैं क्या कोई स्पेशल टेक्निक सिखा रहे हैं। तो हमारा डोंगपिल होता है उसे बताता है कि वो हमारे डिवाइन डीमन कर्ल की 10 डिमोनिक आर्ट्स में से सबसे बेस्ट आर्ट है, यानी कि वो एक ऐसी आर्ट है जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए है। वो यहाँ पर उसे द मून जिन डिमोनिक आर्ट सिखा रहे हैं जो कि लड़कियों के लिए ज्यादा स्पेशल सूटेबल है। तो रिन उसकी एनर्जी को महसूस करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अंगवा वाकई में एक टैलेंटेड लड़की है, मुझे अभी से यहाँ पर उसके पास डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है और उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर कोल्ड ओरा में चेंज हो रही है। कि मैं भी यहाँ पर आईसी टेक्निक्स को यूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर समझ सकती हूँ, मुझे लगता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है और जल्दी से वो इस टेक्निक को मास्टर कर लेगी। यहाँ पर से प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ये लोग अपनी कार में बैठते हैं और उस जगह के ऊपर पहुंचने वाले हैं जहां पर मीटिंग पॉइंट है, जहां पर माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को बुलाया गया है। तो रास्ते में जाते हुए रिन उसे कहती है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो वहां पर अकेला आएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर वो वहां पर अकेला नहीं भी आता तो भी यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ कंसीडर किया हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि वो वहां पर अकेला आएगा।
आएगा। अगर वो अकेला आएगा तो इसका मतलब यह है कि मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कम से कम उसने बहादुरी दिखाई है। लेकिन अगर वो यहाँ पर अपने साथ कुछ करप्ट सोल्जर्स को लेकर आता है तो इसका मतलब यह है कि तब भी वो मेरी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर वो पूरी की पूरी आर्मी को लेकर आता है तो फिर मेरे लिए यहाँ पर और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी किया वो गलत तो नहीं कर दिया। पर जैसे जैसे वो मीटिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहे होते हैं तो वहां पर दिखाते हैं कि गेट के बाहर एक आर्मी खड़ी होती है, यानी कि माउंट हुआ सेक्टर का लीडर जो अपने साथ पूरी आर्मी लेकर आया होता है। तो हमारा हाजिन अब इन सभी लोगों के साथ क्या करेगा, क्या पूरी आर्मी को मार डालेगा, क्योंकि इसका जो मेन प्लान था वो यह था कि माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को बंदी बनाना है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 144 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हाजिन वर्सेस माउंट हुआ सेक्टर लीडर। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 145 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मास्टर होंग सांजा जो कि माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर होते हैं और उनका वाइस सेक्टर लीडर दोनों जो होते हैं वो इस वक्त उस जगह के ऊपर आते हैं जहां पर मीटिंग पॉइंट होता है। और जो मीटिंग पॉइंट जो होता है और इसका अरेंजमेंट गोंग जैची ने करवाया होता है। तो वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि तुमने इस जगह के ऊपर हमें क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर हड़बड़ी में और ज्यादा जगह नहीं थी, मैं इसी तरह सेफ जगह के ऊपर आपको नहीं बुला सकता था। गोंग जैची उनसे कहता है कि यही जगह सबसे ज्यादा प्रॉपर थी, इसी वजह से मैंने आपको इस जगह के ऊपर बुलाया और साथ उस गेस्ट को भी इस जगह के ऊपर इनवाइट किया है जिसके साथ आप यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो वहां पर उसने कुछ अगरबत्तियां और साथ में फ्रेग्रेंस वगैरह रखी होती है जिनकी खुशबू आ रही होती है। तो उस खुशबू को सूंघने के बाद मास्टर होंग सांजा उसे कहते हैं ये खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरह की और ज्यादा खुशबू है। तो वो कहता है हाँ मेरे पास यहाँ पर मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ साशे भिजवा सकता हूँ और कुछ परफ्यूम की डब्बियां आपके पास भिजवा सकता हूँ। तो वो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये जगह इतनी बुरी नहीं है, वैसे भी हम लोग यहाँ पर डील करने के लिए आए हैं तो डील खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और साथ ही वो से कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ और भी बिजनेस करना चाहेंगे। क्योंकि गोंग जैची जो होता है वो अंदर अंदर वहां पर सोच रहा होता है कि हालांकि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है लेकिन किसी भी एंगल से इसके अंदर मार्शल आर्ट्स वैसी कोई बात ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। ये लोग यहाँ पर फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि खुशबू को लेने की बात कर रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। इन्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के बारे में कुछ भी फिक्र नहीं है। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं सिर्फ मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं या फिर अपने आप को हमेशा डिसेंट रखते हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम जो है बुरी तरह से करप्ट हो चुकी है। वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स और अपने आप को यहाँ पर अच्छा दिखाने और अपने आप को अच्छा खिलाने पिलाने के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के लोग वाकई में यहाँ पर इस लायक है कि इन्हें यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों को मजा सिखाना चाहिए। इसी के साथ ही गोंग जैची उनसे कहते हैं तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर से चलता हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो मास्टर होंग सांजा उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उस गेस्ट की आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताओगे। तो वो कहता है प्लीज माफ करिएगा मैं आपको उस बारे में नहीं बता सकता। तो मास्टर होंग सांजा कहते हैं लेकिन तुम मुझे अकेले में भी तो बता सकते हो। तो वो कहता है नहीं मैं आपको अकेले में भी नहीं बता सकता। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जबकि वाइस सेक्टर लीडर उसे कहता है सर प्लीज यहाँ पर इस बच्चे को माफ कर दें। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इसके साथ काफी सारा बिजनेस करने वाले हैं और फ्यूचर में इसने अभी जो गलती की है इसका रिपे, यानी कि फ्यूचर में हम जिसके साथ जब बिजनेस करेंगे तब ये इसकी कीमत चुका देगा, यानी कि हम लोग इससे हिसाब बराबर कर लेंगे। क्या ऐसी ही बात है ना। वो यहाँ पर गोंग जैची की तरफ देखकर बात करता है। तो गोंग जैची सोच रहा होता है कि ये कमीने लोग खुद से यहाँ पर मेरी बात को गलती बना रहे हैं और खुद से यहाँ पर मुझसे रिपेमेंट मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वाकई में इनका बर्बाद होना तो लिखा हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। तो गोंग जैची वहां पर उनकी हाँ में हाँ मिला देता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अब जाके हाजिन यहाँ पर आ चुका है, इन सभी लोगों का खेल तो वैसे ही यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो वो उनसे कह देता है ठीक है जैसा आप कहते हैं मैं वैसे आपको रिपे कर दूंगा और इसी के साथ ही वहां पर से बाहर आ जाता है। तो यहीं पर से बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाते हैं कि मास्टर होंग सांजा यानी माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को लेकर आए होते हैं जो कि उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है, जो कि प्लम ब्लॉसम स्वर्ड आर्मी होती है। और वो लोग जो होते हैं बाहर पहरा दे रहे होते हैं। इसी के साथ ही कार्ड वहां पर रुकती है, हमारा हाजिन वहां पर उतरता है और कहता है कि देखो तो जरा ये अपने साथ यहाँ पर आर्मी की स्क्वाड लेकर आया है। मुझे लगा ही था कि यहाँ पर ये अकेले बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसने यहाँ पर अपनी बेस्ट टुकड़ी को यहाँ पर लेकर आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर इस वक्त कोई माउंट हुआ सेक्टर के ऊपर अटैक करता है तो उनकी प्रोटेक्शन हाफ हो चुकी है, जिसकी वजह से माउंट हुआ के ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारा हाजिन जो होता है ये सारी बातें सोचने के बाद वहां पर उन सोल्जर्स के सामने खड़े होकर कह देता है कि चलो ये बात तो ठीक है कि एक सेक्टर लीडर जो है उसे यहाँ पर गलती के साथ सेक्टर लीडर बना दिया गया, लेकिन कम से कम उसके पास इतना दिमाग तो होना चाहिए कि वो यहाँ पर अपनी आधी मिलिट्री फोर्स को यहाँ पर लेकर आ गया। तो ये बात सुनते ही वहां पर सामने से जो कैप्टन होता है आर्मी का वो कहता है तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। लेकिन हमारा डोंग पिल उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि जाओ अंदर जाकर बताओ कि जिस गेस्ट से वो मिलना चाहते हैं वो आ चुका है। लेकिन वो जो कैप्टन होता है वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर इससे पूछा है इसने यहाँ पर अभी भी क्या कहा। तुम्हारा डोंग पिल कहता है कि मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, तीसरी बार नहीं कहूंगा, जाओ अंदर जाकर बताओ कि तुम्हारा गेस्ट आ चुका है। लेकिन इसी
के साथ ही कैप्टन कहता है कोच मैन तुम अपनी बकवास बंद करो, चुप रहो। और इसी के साथ ही वो कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हमें ये नहीं बताते कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा तब तक हम तुम्हें बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर क्लियरली जो बात कही है उससे हमारे सेक्टर लीडर यानी माउंट हुआ के सेक्टर लीडर की इंसल्ट हुई है। हम तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते जब तक तुम हमसे सॉरी नहीं कहते। तो हमारा डोंगपिल कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। और इसी के साथ ही वो डोंगपिल से कहता है चलो चलते हैं। और वो लोग वहां से पीछे मुड़ जाते हैं और उनसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर किस बात की माफी मांगे, जाओ जाकर अपने मास्टर से कहना कि किसी एक बकवास सोल्जर की वजह से हम लोग यहाँ पर से वापस जा रहे हैं जिसने दरवाजे के ऊपर हमें अच्छे से ग्रीट नहीं किया। और इसी के साथ जब वो जाने लगते हैं तो इसी के साथ पीछे से वाइस सेक्टर लीडर निकल कर आ जाते हैं। और वाइस सेक्टर लीडर आकर उसे कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है सर यहाँ पर ये बात हुई है। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर उसे कहते हैं माफी मांगो, हमारे गेस्ट से माफी मांगो। और इसी के साथ ही वो बेचारे से माफी मंगवाते हैं। जब वो माफी मांगता है तो हमारा हाजिन कहता है चलो ठीक है, अब जबकि माफी मांग ही लिया है तो अंदर आ जाते हैं। और इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि आप हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, एक सोल्जर की वजह से अपना मूड मत खराब करें, प्लीज मेरे साथ हैं, सेक्टर लीडर अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। और हमारा हाजिन उसके साथ अंदर जा रहा था जबकि वो एल्डर अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे आर्मी के एक सोल्जर से माफी मंगवाने की। एक बार यहाँ पर इसे हम लोग उन कैदियों को ले लें, उसके बाद इन सभी लोगों को मार डालेंगे। तो अंदर आने के बाद जब सेक्टर लीडर के सामने वो आता है तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि जो तो एक बहुत ही यंग सा लड़का है, तकरीबन 30 साल इसकी एज होगी, क्या ये वाकई में यहाँ पर इतना हिम्मत वाला है कि मुझसे डील करने के लिए यहाँ पर आ गया। तो वहां पर बैठकर वो उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स की थोड़ी सी कमी है, मैंने सुना कि दरवाजे पर तो हमारी आर्मी सोल्जर से बहस कर रहे थे। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मेरे अंदर मैनर्स तो काफी ज्यादा हैं, पर तुम्हारे सोल्जर ने आगे से बकवास की जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इस तरह बात करनी पड़ी और मेरा मूड खराब हो गया है। अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने के लिए आया तो जल्दी से अपनी डील को खत्म करते हैं और यहाँ पर से निकलते हैं। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने भी इसी तरह से बात कर रहे हो जिस तरह तुमने वहां पर गार्ड के सामने बात किया है, तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, चलो डील की बात करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर जो चीज देने के लिए आया हूँ वो देता हूँ और यहाँ पर अपनी पेमेंट लेकर निकलता हूँ। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर से कहता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हें पेमेंट चाहिए। तो हाजिन कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें फ्री में वो बंदी देने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की मिस्ट्रेस और साथ में उसके गार्ड को किडनैप किया है। उसका गार्ड तो चलो तुम्हारे लिए बेकार है लेकिन मिस्ट्रेस तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम किया और उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर पेमेंट तो देनी पड़ेगी। तो सेक्टर लीडर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद आगे से अपनी पावर्स को थोड़ा सा रिलीज करते हैं और उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर उन्हें मुझे देने के लिए आए थे, यानी कि तुम हैंड ओवर करने के लिए आए थे। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या तुम्हें डील का मतलब नहीं पता, डील में एक तरफ से चीज दी जाती है और दूसरी तरफ से ली जाती है। और सेक्टर लीडर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे हाजिन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं मैं 9 सेक्टर्स का सेक्टर लीडर हूं, माउंट हुआ का सेक्टर लीडर, तुम यहाँ पर उन कैदियों को मुझे हैंड ओवर करने के लिए आए हो, ना कि यहाँ पर उन कैदियों के बदले मुझसे कुछ डिमांड करने के लिए आए हो। लगता है कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसके सामने बैठे बैठे बिल्कुल हिलता भी नहीं, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। तो वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो। और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर वहीं पर शांत होकर बैठ जाता है क्योंकि उसे भी इस बात से झटका लगता है। ऊपर से बाहर का सीन दिखाता है जहां पर हमारा डोंगपिल जो होता है कार्ड पर पहरा दे रहा होता है। तो वो गार्ड जो होता है फिर से वहां पर बकवास करना शुरू कर देता है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके इस तरह से कैसे बैठ सकते हो। हाँ शिव, तुम्हारे देखकर पता चल रहा है कि तुम्हारे पास तलवार है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी तलवारबाजी सिखाई गई है, लेकिन एक कोचमैन को यहाँ पर तलवारबाजी सिखाना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा किया है। लगता है कि तुम्हारे मास्टर के पास काफी सारा पैसा होगा जिसकी वजह से तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे जैसे एक 3rd रेट के मार्शल आर्टिस्ट को भी एक बहुत ही कमाल की तलवार दे दी है। ऐसी तलवार तुम्हारे हाथ में देना ये तो तलवार की इंसल्ट है। तुम्हारे डोंगपिल उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि ये क्या बकवास किए जा रहे हैं। पहले इन्होंने यहाँ पर यंग मास्टर के साथ बदतमीजी की और अब यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि मैं इनसे कुछ कह भी नहीं रहा, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। लगता है कि ऑर्थोडॉक्स के कमीने लोग ऐसे ही होते हैं, इससे तो हम लोग डिमोनिक कल्ट के लोग ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग कम से कम चलते हुए किसी के पिछवाड़े में अपनी उंगली तो नहीं डालते। तुम्हारा डोंगपिल वहां पर उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्सा हो जाता और कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे भी आगे से कुछ बोल नहीं रहा, इसका एटीट्यूड का मतलब क्या है, क्या ये कहना चाहता है कि मैं इसकी बात करने के लायक भी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। हम लोग जिस म्यूरियम वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तुम्हारे और हमारे जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को इवॉल्व नहीं करते और वक्त के मुताबिक अपने आप को नहीं डालते तो हम लोग जो है वो मारे जाएंगे। तुम इसी तरह का एटीट्यूड रखोगे तो इस दुनिया में पता भी नहीं चलेगा कब तुम किसके हाथों मारेगे और गायब हो जाओगे, यानी इस दुनिया से गायब हो जाओगे। अब वहां पर डोंगपिल को एडवाइसेस दे रहे होते हैं। इसी के साथ हमारी मिस रिन जो होती है अंदर से बाहर निकलती है और कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर कुएं में बैठे हुए मेंढक जो हैं वो आसमान पर उड़ने वाले स्वान को मशवरे दे रहे हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मिस रिन आप यहाँ पर बाहर क्यों आई। तो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कमीने लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में जानते ही क्या है जो तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी कमीने लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये सभी लोग तो तुम्हारे पांव की धूल के बराबर भी नहीं है।
थोड़ी सी मार्शल आर्ट्स या तलवारबाजी सीख लेने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है ये तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 145 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था राइटियर सेक्टर के लोग माई डॉगबिल की इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कोचमैन इस बारे में क्या ही जानेगा कि इस मार्शल आर्ट्स क्या होती है। तुम्हारे पास एक तलवार है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। और ऊपर से वो उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो काफी गुस्से के साथ उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही मिस रीन वहां पर से बाहर निकल आती है और आकर उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने आप को यहाँ पर राइटियर्स कहते हो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने आप को राइटियर्स कहने की जरूरत नहीं है। डॉगबिल से कहता है कि मिस आपको यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर चुपचाप इनकी बातें सुन रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हर जगह के ऊपर चुपचाप बातें सुनना भी ठीक नहीं है, कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर हमें जरूर आगे से बोलना चाहिए। दूसरी तरफ से राइटियर सेक्टर के लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारे सामने कुछ ज्यादा जुबान चला रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारी इंसल्ट कर रही हो इस तरह की बातें करके। तो ये बात सुनने के बाद रिन कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, तो बस यहाँ पर सच बोल रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। एक आदमी जो कोच मैन है जो कि अपनी कोच के ऊपर बैठा हुआ है और तुम यहाँ पर उसके बारे में बातें बना रहे हो। तुम सभी लोगों को राइटियर्स होने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि तुम लोग यहाँ पर किसी भी दूसरे इंसान को अपने से काम मांग रहे हो और तुम सभी लोग बस यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, जबकि तुम्हें इसके रियल टैलेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद राइटियर सेक्टर का कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसको लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कितनी हार्डशिप्स के बाद यहाँ पर तुम्हारे सामने आकर खड़े हुए हैं। लगता है कि तुम किसी बड़े पैलेस में पली बड़ी हो, इसी वजह से तुम हमारे सामने इस तरह से एरोगेंट सी बातें कर रही हो। तुम्हें राइटियसनेस के बारे में क्या पता और तुम्हें यहाँ पर हमारी हार्डशिप्स के बारे में क्या पता। तो रीन आगे से उसका जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जहां पर तुम्हारे सामने खड़ी हूं अच्छे कपड़े पहनकर, इसका मतलब यह है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई हार्डशिप को फेस ही नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कहां पर से आए, हम लोग कौन है और हम लोग जहां पर क्यों आए हैं। फिर भी तुम लोग जहां पर हमारे बारे में बस गेस कर रहे हो और हमारे सामने तुमने एक बयान रख दिया कि हम लोग ऐसे हैं। तुम्हें जहां पर सोचकर भी शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग हमारे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे राइटियर सेक्टर के लोगों ने अब यहाँ पर फॉर्चून टेलिंग भी शुरू कर दी है। तो ये लोग जहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से राइटियर सेक्टर के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि यहाँ पर उनकी इंसल्ट हो रही है। लेकिन हमारी रिन जो होती है वो भी आगे से उन्हें पूरी तरह से जवाब दे रही होती है और साथ ही एंड के ऊपर उनसे कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक राइटियर सेक्टर के लोग होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम्हें एक राइटियर्स बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इस बात से वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। जब किसी के साथ रिन अपनी आइस पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नॉर्थ पैलेस की यंग मिस को इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उसके सामने तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ पर इस तरह से बात ना कर सकें और अपनी आइस पैलेस को रिलीज करके उनके पर अटैक कर देती है। जबकि यहीं पर से दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर सेक्टर के पैट्रियार्च होते हैं वो अपनी पावर और अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अपने प्रेशर के साथ वो उसे डरा सकते हैं। वो हाजिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने आकर इस तरह की बात करने की कि तुम हमारे साथ डील करने के लिए आए हो, जबकि तुम्हें यहाँ पर यह कहना चाहिए था कि तुम हमें उन दोनों को ऑफर करने के लिए आए हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर उसके प्रेशर के नीचे बड़ी चुपचाप बैठा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसे मिस्ट पाम टेक्निक कहते हैं उस टेक्निक को रिलीज करते हुए प्रेशर डाल रहे होते हैं। लेकिन हमारे हाजिन के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। हमारा हाजिन उसे कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर पैट्रियार्च को देखो जिसके नीचे नो सेक्टर्स हैं, नो राइटियर सेक्टर हैं। वो यहाँ पर दूसरों को बाय फोर्स अपने नीचे सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का इतनी आसानी से मेरे सामने बात कैसे कर पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के की एनर्जी मुझसे ज्यादा, हालांकि इसने अभी तक यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज भी नहीं किया। इतनी यंग एज में इस लड़के के पास इतनी पावर्स कैसे हो सकती हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरी बात को सुने बिना ही मेरे पर अपना प्रेशर रिलीज करके मुझे सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर यानी पैट्रियार्च और उसके साथ जो एल्डर होता है दोनों हमारे हाजिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारा हाजिन उन दोनों के अटैक्स को वहां पर एक ही हाथ के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का बिना अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज किए, बिना अपनी एनर्जी को यूज किए यहाँ पर हमारे अटैक्स को फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ब्लॉक कर रहा है। लगता है कि ये बहुत ही महान वॉरियर है। इसी के साथ ही दोनों मिलकर वहां पर कंबाइन अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कंबाइन अटैक भी यहाँ पर हमारे हाजिन के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा होता। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही एल्डर के ऊपर बैकफ्लिप मारते हुए उसके सर में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे उड़ता पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। जबकि दूसरी तरफ से माउंट हुआ पैट्रियार्च होते हैं वहां पर उसे पंच मारने
के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एल्डर के ऊपर अटैक करने की। जब वो हाजिन को एक जबरदस्त पंच मारते हैं, तुम्हारा हाजिन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। एल्डर साइड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस लड़के ने पहले कभी हमारी माउंट हुआ सेक्टर की टेक्निक्स को नहीं देखा, फिर से इतनी आसानी के साथ सेक्टर पैट्रियार्च से फाइट कैसे कर पा रहा है। सेक्टर पैट्रियार्च जो कि यहाँ पर हीवनली राइटियस अलायंस के मास्टर की पावर लेवल से इस पास थोड़ा सी कम है, फिर भी ये लड़का उसके सामने टिक पा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही स्पेशल है, ये किसी ना किसी बड़े क्लैन का यंग मास्टर हो सकता है। हाजिन उस पहले पंच को अवॉइड करने के बाद अब साइड के ऊपर से निकलता है और आकर पैट्रियार्च को एक जबरदस्त किक मारता है। पैट्रियार्च उसके अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और फिर से वहां पर से बाहर निकलते हैं, जबकि एल्डर जो होता है वहां पर से भागकर बाहर जा रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम भागकर बाहर जा सकते हो, और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो सेक्टर पैट्रियार्च अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाते हैं। तुम्हारे हाजिन को अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करके उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करना पड़ता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर 24 ब्लॉसम टेक्निक को यूज कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज नहीं किया होता तो मेरे बाजू काट चुके होते। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर टाइम रहते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। सेक्टर पैट्रियार्च से कहता है कि मैं आखिरी बार यहाँ पर तुमसे पूछूंगा, आखिर तुम हो कौन। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर इस बार में कुछ ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो कि हम लोग कौन हैं। सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि मैं यहाँ पर गेस करूँ तो तुम कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर हो जो कि यहाँ पर रिवर्स एजिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को जवान रखे हुए हो। असल में तुम कोई बहुत ही बुढ़े और एंशिएंट मास्टर हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर कोई बुढ़ा एंशिएंट मास्टर होता तो मैंने अभी तक तुम्हें मार दिया होता, यानी कि मैं कोई एंशिएंट मास्टर नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं यही हूँ, एक यंग मास्टर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि फिर यहाँ पर तुम स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की मास्टर को क्यों लेकर आए जबकि तुम्हारा प्लान यहाँ पर कुछ और था। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे लाने का प्लान था, तुम यहाँ क्या हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही समझ लो कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। डॉक्टर पैट्रियार्च से कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सकते हो, लेकिन मेरी पूरी की पूरी आर्मी की स्क्वाड इस वक्त बाहर मौजूद है और तुम्हारे वहां पर कोच के अंदर काफी सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथी हैं, यानी कि वो लोग वहां पर इतने पावरफुल नहीं है कि वो मेरी टीम के सामने टिक सके, यानी मेरी आर्मी जो है बड़ी आसानी के साथ उन लोगों को मार डालेगी। तो क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम तो एक राइटियस सेक्टर के लीडर हो, फिर तुम यहाँ पर लोगों को मारने के बारे में कैसे बात कर सकते हो। और इसी के साथ उसे साइड के अंदर से बहुत ही पावरफुल कोल्ड एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी कहां पर से आ रही है। और बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर मिस रिन जो थी अपनी आईसी पावर्स को रिलीज करती है, तो वहां पर जबरदस्त कोल्ड हो रहा आ जाता है। तो ये देखने के बाद एल्डर जो कि बाहर आ गया था भागकर, वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि जल्दी से इन लोगों को पकड़ लो, इन्हें सबड्यू करो ताकि अंदर वाले को वहां पर बंदी बनाया जा सके या फिर उसे यहाँ पर कमजोर किया जा सके। लेकिन बाहर आने के बाद जब वो देखता है कि मिस रिन ने वहां पर अपनी आईसी पावर्स को रिलीज किया, तो उसकी आईसी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सेक्टर पैट्रियार्च भी कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि तुम कमीने लोग नॉर्थ से आए हो, यानी कि तुम नॉर्थ आईसी पैलेस से यहाँ पर आए हो। हमारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग कहां पर से आए हैं, अगर मैं नॉर्थ से आया हूं या फिर मैं साउथ से आया हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की गद्दी के ऊपर पैट्रियार्च बन के बैठने के दिन जो है पूरे हो चुके हैं। आज यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है जब तुम अपने आप को यहाँ पर सेक्टर पैट्रियार्च कह सकते हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 146 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन यहाँ पर कैसे इसको सबड्यू कर पाएगा, क्योंकि हमारे हाजिन का इनिशियल प्लान तो यहाँ पर इसे बंदी बनाने का ही था। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की यंग मिस्ट्रेस जो है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर बंदी बनाकर ह्यूमनली राइटियस अलायंस के साथ कोई डील की जा सकती है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 147 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी यंग मिस वहां पर अपनी आईसी पावर्स को रिलीज करती है, तो उसकी आईसी पावर्स को देखने के बाद उन सभी को शक पड़ जाता है कि ये लोग नादरन आइस पैलेस से यहाँ पर आए हैं। सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि उनका जो सेकंड वाइस कमांडर होता है वो पीछे खड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि सभी लोग वहां पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अपनी तलवारें निकालो और जल्दी से यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ये हमारी दुश्मन है, ये नादरन आइस पैलेस के नादरन आइस पैलेस के मास्टर की बेटी है, तो हमें यहाँ इसको सबड्यू करना होगा। और वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो उन्हें चारों तरफ से घेरने के बाद अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो यहाँ पर इन दोनों को सबड्यू कर सकें। जबकि इसी के साथ ही हमारा डोंगपेल सोच रहा होता है कि यहाँ पर इनकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन मिस रिन उसे कहती है कि नहीं, तुम अपनी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर रिलीज मत करना, हमें फिलहाल के लिए सच्चाई छुपानी होगी कि तुम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि कैरेज को जाकर संभालो। तो डोंगपेल
डोंगबिल भागता हुआ कैरेज में जाता जाकर अंगवा से कहता है कि अंगवा जल्दी से रेडी हो जाओ, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा वैसे वैसे यहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज करना। जब मैं पहला सिग्नल दूं तो दरवाजा ओपन करना, दूसरा सिग्नल दूं तो यहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज कर देना। तो वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, बस सिग्नल दे देना। और इसी के साथ ही वहां पर वो कैरेज को उन सभी सोल्जर्स की तरफ उनका मुंह कर देती है और इसी के साथ ही डोंगबिल जो होता है वापस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ आइस पैलेस की मिस रिन जो होती है उसने अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करके उन सभी को ब्लॉक किया होता है, लेकिन उसकी पावर की एक लिमिट होती है, यानी कि वो यहाँ पर ज्यादा देर तक अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो वो कहती है अगर थोड़ी देर और मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना पड़ा मैं तो ऐसे कोलैप्स हो जाऊंगी। जबकि सेक्टर लीडर होता है वहां वाइस सेक्टर लीडर वो देखकर उसे पता चल जाता है कि इसकी पावर लेवल कम होती जा रही है और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कमजोर है और जहां पर हमारे सामने बस स्टाफ बनने की नौटंकी कर रही है। और इसी के साथ वो जल्दी से जंप करता है और कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और जैसे ही वो आगे बढ़कर रिन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा डोंगबिल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। और जैसे ही वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो सेक्टर वाइस सेक्टर लीडर कहता है कि ये क्या एक कोचमैन, क्या वो भी एक बॉडीगार्ड की तरह है, वो भी जहां पर तलवारबाजी जानता है और उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया और उसे पीछे की तरफ झटका देता है। तो वाइस सेक्टर लीडर पीछे हट जाता है जबकि मिस रिन जो होती है वहीं पर गिर जाती है। और बाकी के सभी लोगों को वो कहता है कि जल्दी से अपनी जो फॉर्मेशन है स्वॉर्ड फॉर्मेशन के लेवल को मैक्सिमाइज करो। और सभी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के लोग जो होते हैं वो अपनी अरे फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, उसके अंदर रोज एनर्जी पोर करते हैं। तो डोंगबिल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास और कोई रास्ता बचा है, मुझे डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा। और जैसे डोंगबिल वहां पर ये फैसला कर लेता है इसी के साथ उन्हें दूसरे रूम के अंदर यानी पीछे जहां पर हमारा हाजिन और उसके साथ सेक्टर लीडर थे वहां पर जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। तो वाइस सेक्टर लीडर कहता है कि ये धमाका तो अंदर से हुआ है, लगता है कि सेक्टर लीडर ने उस लड़के को पकड़ लिया है। जबकि इस धमाके की तरफ वो लोग देख रहे होते हैं हमारा डोंगबिल इतनी देर में मिस रिन को उठाकर भागता हुआ अपनी कार्ड के अंदर चला जाता है। और कार्ड में जाते साथ ही वो अंगवा से कहता है कि अंगवा पॉइजनस गैस को रिलीज कर दो। अंगवा इसी के साथ ही वहां पर पहली गैस को रिलीज करती है, फिर साथ ही वहां पर पॉइजनस गैस को रिलीज करती है और वो अपनी कार्ड को लेकर वहां पर से आगे भाग जाते हैं ताकि वहां पर उन सभी लोगों के ऊपर पॉइजनस गैस छोड़कर वो लोग वहां से निकल जाएं। और सभी लोग अपने नाक कवर करके वहां पर खड़े होते हैं कि सांस मत लेना, ये पॉइजनस गैस है वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। जबकि इसी के साथ ही पीछे से हमारा हाजी निकल कर आता है और हाजी ने वहां पर उनके माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर को पकड़ रखा होता है। वो बेहोश हो चुका होता है और उसे उठाकर वहां पर लेकर आता है और उनसे कहता है कि देखो तो जरा, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर से भागकर जा रहे हो लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे हॉस्टेजेस को छीनने की कोशिश कर रहे थे। वाइस सेक्टर लीडर से कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमारे सेक्टर मास्टर के साथ क्या किया है और उस कैरेज के अंदर पॉइजन कहां से आया, तुम लोग तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। आखिर किस किस्म की कैरेज थी जिसके अंदर तुम लोगों ने इतने सारे वेपन्स लगा रखे थे, आखिर तुम लोग हो कौन, अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि सभी मरने वाले इतने सवाल क्यों पूछते हैं, तुम थोड़ी देर में यहाँ पर मरने वाले हो फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ। कि वाइस सेक्टर लीडर अपनी तलवार निकालता और कहता है अपनी बकवास बंद करो बच्चे, तुम यहाँ पर मरने वाले हो, हमारे सेक्टर लीडर को छोड़ दो। और इसी के साथ अपनी तलवार घुमाकर वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। जैसे वो सामने की तरफ स्लैश लगाता है हमारे हाजिन की बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर डिमोनिक एनर्जी होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन देती है, वहां पर एक शील्ड बन जाती है और वो एनर्जी जो होती है उसके साथ टकराकर वहीं पर से डिमिनिश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा हाजिन आगे की तरफ बढ़ता है जबकि वाइस सेक्टर लीडर उसे समझ आ जाती है कि ये डिमोनिक कल्टिवेटर है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम डिमोनिक कल्ट से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जानने में बहुत ज्यादा देरी कर दी क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, अब तुम्हारे जानने का कोई फायदा ही नहीं है। और इसी के साथ हमारा हाजिर उसके करीब जाता है और जाकर उसके सर के ऊपर किक मारता है। जैसे वो उसे किक मारता है तो उसका सर उड़ा देता है, सिर्फ किक के साथ ही वो उसका सर उड़ा देता है और वहीं पर मर जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि उसकी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के सभी सोल्जर्स होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम सभी लोग तो बिल्कुल बेकार निकले, मुझे तो लगा था कि तुम लोग अपने सेक्टर लीडर और अपने वाइस सेक्टर लीडर के वफादार हो जहां पर उसके पीछे अपनी जान देने को तैयार हो जाओगे और मेरे से बदला लेने के लिए मेरे पर अटैक कर दोगे। लेकिन लगता है कि राइटियर सेक्टर में अब वो वफादारी और ईमानदारी नहीं रही कि तुम सभी लोग अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए इतना करने को भी तैयार नहीं हो। लगता है कि माउंट हुआ का सेक्टर लीडर जो है ये कुछ ज्यादा करप्ट था जिसकी वजह से उसके अपने सोल्जर यहाँ पर उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। हाजिन उन लोगों से कहता है तो अगर तुम लोग यहाँ पर इसकी मदद नहीं करना चाहते तो फिर रास्ते से दफा हो जाओ वरना मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं जबकि हमारा हाजिन वहां पर से अपना मिशन पूरा कर लेता है। हाजिन वहां पर से उस माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप कर लेता है और इसी के साथ ही जंगल का सीन दिखाता है कि हाजिन वहां पर से जो स्टील प्लाट फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन होती है और साथ उसका जो गार्ड होता है उन दोनों को रस्सियों में बांध करके जंगल में छोड़ देता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और मेरा मिशन भी पूरा हो चुका है, अब तुम लोग यहाँ पर से वापस जा सकते हो। कुछ ही घंटों के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो मैंने सील लगाई थी वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम लोग अपनी रस्सियां खोलकर यहाँ पर से अपना रास्ता लेना और वापस चले जाना और दोबारा कभी मुझे नजर मत आना। जबकि गार्ड उसे कहता है कि मेरा यकीन करो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ
ढूंढ लेते हो। उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हुई तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम वो अकेले इंसान नहीं हो जो मुझे मारना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 147 का एंड करेंगे। तो हाजी ने यहाँ पर से माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को किडनैप कर लिया और उसके बाद अब राइटियस हीवनली अलायंस की बारी है उनके साथ कुछ डील करने की। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो था वो अपनी कार्ट में वापस आ जाता है और वो लोग वहां पर से अपने किडनैप किए हुए बंधक को लेकर शांसी की तरफ आगे बढ़े हैं। तो वहीं पर वो मिस रिन से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इस टेक्निक के बारे में सुना है कि तुम्हारी टेक्निक जो है इससे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टोल पड़ता है, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मेरा सर बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रहा है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई से इस बारे में सुना था, तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम्हारी फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे आइस सोल डिवाइन आर्ट टेक्निक कहते हैं। मैंने तुम्हारी टेक्निक को वहां पर रिलीज होते हुए देखा और साथ ही तुम्हारी लिमिट्स को भी देखा है। इसलिए उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर टेक्निक्स के ऊपर तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती क्योंकि मेरी टेक्निक में काफी सारी कमियां हैं। जबकि साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे ये सारी की सारी बातें डोंगपिल ने बताई हैं। डोंगपिल ने वहां पर मुझे बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में कि तुमने उन लोगों के साथ बातें भी बहुत सारी की और उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई भी। तो वो कहती है कि डोंगपिल कब से इतनी बातें करने लग गया। साथ ही उसे कहते चलो मुझे छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरा अगला प्लान यह है कि हमें पहले अपने डिफेंसेस को मजबूत करना होगा क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन और हमारे डिफेंसेस बहुत ज्यादा कमजोर हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ और बिग शॉट्स हैं जिन्हें इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है और हमारा रास्ता रोकने के लिए जरूर आएंगे। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है राइटियस हीवनली अलायंस के लीडर के मेन हाल का दिखाया जाता है जहां पर जोंगनैन सेक्टर का सेक्टर पैट्रियार्च उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि दूसरी तरफ से माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर जो है वो अपने कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेकर किसी के साथ कोई सीक्रेट बिजनेस करने के लिए गया है। मैंने सुना है कि कोई कार्ट वाला है और उस कार्ट वाले के साथ वो लोग एक खास जगह के ऊपर बिजनेस करने के लिए गए हैं। आपको नहीं लगता कि उसे यहाँ पर ये सब कुछ करने से पहले हमसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, यानी आपसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। आप हीवनली राइटियस अलायंस के लीडर हैं और हम सभी लोगों ने ये बात तय की थी कि जो भी फैसला करेंगे अगर अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के बारे में है या फिर किसी दूसरे सेक्टर के साथ बिजनेस करने के बारे में या अलायंस बनाने के बारे में है तो हम लोग पहले हीवनली राइटियस अलायंस के सेक्टर लीडर या फिर बाकी के सभी सेक्टर लीडर से इस बारे में बात करेंगे। उसने इस रूल को तोड़ा है तो मुझे लगता है कि आपको उसे सजा देनी चाहिए। तो हीवनली राइटियस अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, मेरे पास यहाँ पर बैठकर वो बहुत ही ऊंचा उड़ रहा था और मैंने यहाँ पर उसको समझाया भी था कि ऐसा मत करे वरना उसके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन लगता है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आई। पहली बात तो यह है कि वो एक सेक्टर लीडर बनने के लायक ही नहीं था और दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर एक अच्छा इंसान नहीं है और ऊपर से किसी की बात मानता भी नहीं है। जोंगनैन सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि मुझे पता है कि आप कितने ज्यादा बिजी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे जोंगनैन में बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे एल्डर हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें ये टास्क दे सकते हैं, हम आपके लिए कुछ भी काम करने को तैयार हैं। तो सेक्टर पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये खुद से यहाँ पर मेरा पालतू कुत्ता बनना चाहता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इसे अपना पालतू कुत्ता जरूर बनाऊंगा। अगर मुझे फ्री में यहाँ पर सोल्जर्स और एल्डर्स मिल रहे हैं तो फिर मुझे यहाँ पर इसमें क्या नुकसान होने वाला है। तो सेक्टर लीडर सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को रास्ते से हटाकर जोंगनैन को माउंट हुआ सेक्टर लीडर का हिस्सा बनाना चाहता होगा, इसी वजह से ये सारी बातें कर रहा है। इसके साथ ही बाहर से एक गार्ड आता है और कहता है कि सेक्टर लीडर मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है आओ यहीं पर बताओ। और इसी के साथ ही वो सोल्जर वहां पर आने के बाद बताता है कि सर ये माउंट हुआ सेक्टर लीडर के मास्टर होंग सांजा के बारे में है, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। तो ये बात सुनते ही जोंगनैन पैट्रियार्च और सेक्टर लीडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं किसने इसे किडनैप किया। तो वो कहता है कि सर हमें यहाँ पर उनकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन वहां पर जो सोल्जर्स थे उन सोल्जर्स के मुताबिक और वहां पर जो फाइटिंग के रेजिडुअल्स हैं उन सभी को एनालाइज करने के बाद इतनी समझ आती है कि वहां पर किसी ने आइस पैलेस की टेक्निक्स को यूज किया है। और जितना वहां पर सोल्जर्स ने हमें बताया है उन सोल्जर्स के मुताबिक वहां पर एक लड़की थी, वो लड़की वहां पर डिवाइन आइस टेक्निक को यूज कर रही थी और उन सोल्जर्स के मुताबिक वो नादरन आइस पैलेस के मास्टर की बेटी है। सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहे होते हैं कि उस लड़की को तो मैंने सुना था कि 20 पैलेस के लोगों ने किडनैप कर लिया और उस लड़की को तो वहां पर 20 पैलेस के लोगों के हाथों मारा जाना चाहिए था। क्या वो अभी तक जिंदा है और क्या वो वाकई में इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो यहाँ पर आकर हमारे राइटियस अलायंस सेक्टर के ही टेरिटरी में आकर जहाँ पर हमारे राइटियस सेक्टर के एक सेक्टर लीडर को अगवा कर ले। सेक्टर लीडर उससे पूछते हैं कि होंग सांजा के अलावा और वहां पर कौन था, क्योंकि वो एक कमीना इंसान है, वो कभी किसी से मिलने के लिए अकेला नहीं जाएगा। तो उस गार्ड उन्हें बताता है कि सर उसके साथ वाइस सेक्टर लीडर और साथ में उनके 50 आर्मी के सोल्जर्स थे जो कि उनके प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से थे। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहते हैं वो अपने साथ 50 सोल्जर वो प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से लेकर गए थे। इतनी स्क्वाड को अगर वो वहां पर लेकर गए तो इतनी स्क्वाड के साथ तो वो एक मिड लेवल के सेक्टर को पूरी रात में ढेर कर सकते हैं। फिर वो वहां पर इतना पावरफुल कौन बंदा था कि आईसी पैलेस की टेक्निक इतनी पावरफुल है कि वो इतनी आसानी से सेक्टर लीडर को किडनैप करके ले जाएं। सेक्टर लीडर कहते हैं कि यहाँ पर लगता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार है,
और इसी के साथ उसका गार्ड उसे कहता है कि सर हमारे लोगों को भी ऐसा ही लगता है, हमारा इंटेल डिपार्टमेंट इस वक्त इस बात को संभालने की कोशिश कर रहा है और वो लोग यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स बहुत ही जल्दी इनको एनालाइज करने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि जितनी डिटेल्स तुम्हें अभी तक पता चली है वो बताओ और इसी के साथ ही वो एक कागज उनके सामने करता है और कहता है कि जो डिटेल हमें यहाँ तक अभी तक मिली है वो आपके सामने है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उस पेपर को ओपन करते हैं और उसको ओपन करने के बाद वो उसके ऊपर लिखा होता है कि उनके पास एक कैरेज थी, एक ऐसी कैरेज जो बहुत ज्यादा लैविश थी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत, बड़ी शानदार, जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं और साथ ही उसके अंदर हथियार लगे हुए थे, पॉइजनस गैस छोड़ने के स्पेशल इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। तो उनके साथ साथ उनका जो बॉडी गार्ड था वो बहुत ज्यादा स्किल्ड था, जिसने वहां पर ये सब कुछ किया, यानी जिसने वहां पर से माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया वो उनका बॉडी गार्ड था। और उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग इस वक्त शांजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मास्टर जोंगनेन कहते हैं कि शांजी की तरफ, इसका मतलब यह है कि वो तो हमारे इलाके की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सेक्टर लीडर इसी के साथ उस इंफॉर्मेशन वाले पेपर को जला देते हैं और कहते हैं लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि राइटियस हिमालय अलायंस को जानबूझकर छेड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माउंट हुआ सेक्टर लीडर अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वो राइटियस हिमालय अलायंस का एक मेंबर था। अब जबकि उसने हमारे हिमालय राइटियस अलायंस के एक मेंबर को किडनैप किया है तो उसका मतलब यह है कि हमें उसको जवाब देना पड़ेगा, वरना कल को ऐसे और हादसा हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मेरे ऑर्डर्स दो, जाकर कमांडर और कैप्टन सभी को जाकर इस बारे में बता दो, सभी लोग जल्दी से शांजी और उसके आसपास के जितने भी टेरिटरीज हैं उनमें पहुंच जाओ, हमें वो बंदा चाहिए, हमें वो कार्ट और उसके अंदर जितने लोग हैं वो सारे चाहिए, ताकि हम लोग उन सभी लोगों को सबक सिखा सकें। गार्ड उसे कहता है कि जी सर मैं अभी जाता हूं और जाकर सारा बंदोबस्त करवा देता हूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 148 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।